नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज बात करने चल रहे हैं अर्थव्यवस्था के दूसरे चैप्टर की। पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि आपको इकोनॉमिक्स इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, while economy is the practical approach of the economic activities। आर्थिक क्रियाओं का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो अर्थव्यवस्था है और आर्थिक क्रियाओं का जो सैद्धांतिक स्वरूप है वो अर्थशास्त्र है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अर्थव्यवस्था को हम बांटेंगे कैसे, अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको बात करनी होती है आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों की। तो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अर्थात उनको हम आर्थिक और अनार्थिक दो तरह की बातों में किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विकास की। यहां पर विकास शब्द जब आता है तो एक चीज ध्यान देने की बात है आपके सामने कि हमारे सामने डेवलपमेंट अर्थात विकास, समृद्धि अर्थात ग्रोथ और प्रोग्रेस, तीन शब्द हमारे सामने आते हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि इनका ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में ये पर्यायवाची नहीं होते हैं, बल्कि इनको हम अलग अलग शब्दों अर्थों में प्रयोग करते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था को हम चार समूह होते हैं, डेवलपमेंट विकास, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, प्लानिंग नियोजन और बजट। इन चार समूहों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन जैसे आपने विकसित अर्थव्यवस्था की बात करी, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, क्रॉनी कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद, सोशलिज्म अर्थात समाजवाद और इसके अलावा रेड डोंकीज जिनको हम कई बार बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इन पर हम चर्चा करने के लिए शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के सेकेंड चैप्टर की। तो सबसे पहले आप बात करती है आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्वों पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम इस शब्द पर ध्यान देते हैं, विकास। विकास क्या है, हमने अभी जैसे आपको बताया कि विकास और समृद्धि दो शब्द हमारे सामने आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले आप समझिए ग्रोथ क्या है। जब अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होती है, पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं, पीसीआई पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होती है तो जीडीपी में वृद्धि हो रही होती है। अगर हम ओवरऑल कहें कि देयर इज ए क्वांटिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी, देयर इज ए क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन अगर हो रहा है, मात्रात्मक परिवर्तन है, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि हो रही है, अगर मात्रात्मक परिवर्तन। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो पर कैपिटा इनकम अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो होती है ये टोटल इनकम ऑफ एनी कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की जनसंख्या से जब हम उस देश की आय को डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिलता है। जैसे हम अगर बात करें भारत की, तो भारत में अनिल अंबानी, टाटा, बिरला या महिंद्रा जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनकी इनकम को अगर ले रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय में हम फोर्थ क्लास एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड या जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बहुत गरीब किसान है हम उसकी भी आय को जोड़ते हैं। तो टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन अर्थात इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के संख्या से जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है।
अब प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए अगर हम कहें कि 10,000 प्रति व्यक्ति आय है, 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है भारत की, तो स्वाभाविक है कि मुकेश अंबानी की आय 10,000 तो है नहीं वार्षिक, और जो वो बहुत कम है, तो इसका मतलब ये वास्तविक पिक्चर नहीं है। और अगर हम ये बात करें कि एक गरीब किसान की आय 10,000 रुपए वार्षिक कहें तो उसकी भी 10,000 रुपए वार्षिक आय उसके लिए बहुत ज्यादा है, मुकेश अंबानी के लिए बहुत कम है। तो ये एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने नहीं प्रकट करता है। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो कहते हैं ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन हो रहा हो, वास्तविक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? वास्तविक परिवर्तन का मतलब है कि अगर जीवन स्तर सुधर रहा है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। जीवन स्तर का मतलब क्या है? अगर जीवन प्रत्याशा एवरेज रूप से जो जीवित रहने वाले जो लोगों की जीवन की औसत रूप से कितने वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, हम उस वर्ष को लें तो वो हमारी जीवन प्रत्याशा है। एक जीवन काल में आदमी कितने वर्ष तक जीवित रहता है औसत रूप से। औसत का मतलब हमने अगर 10 लोग लिए तो 10 लोगों के कोई 65 साल में किसी की मृत्यु हुई, किसी की 70 साल में मृत्यु हुई, किसी की 80 साल में मृत्यु हुई, कोई 50 साल में ही मर गया, कोई 55 साल में मरा। अगर इस तरह से हमने 10 लोगों के जीवन काल को जोड़ करके और 10 से डिवाइड कर दिया तो जो आया वही हमारी जीवन प्रत्याशा है और एवरेज है, वही एवरेज है। तो जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, अर्थात शैक्षणिक स्तर, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, भौतिक सुविधाओं का विकास हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो रही है। अगर इन सब मानकों में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, जबकि डेवलपमेंट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन, जिसको हम वास्तविक परिवर्तन कह रहे हैं। तो संरचनात्मक परिवर्तन जब हो रहा होता है तो अर्थव्यवस्था में हम कहते हैं विकास हो रहा है। लेकिन प्रोग्रेस इन सबसे थोड़ा सा अलग है। प्रोग्रेस क्या है? अर्थव्यवस्था में हो सकता है कि संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हों लोग, लेकिन असमानता की वजह से, विकास में असमानता की वजह से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ज्यादातर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, ज्यादातर लोगों तक शिक्षा का स्तर नहीं पहुंच रहा है। अगर हम ओवरऑल कहें तो लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है, आपस में वर्ग संघर्ष है, अपराध बढ़ रहे हैं समाज में, आपस में विद्वेष बढ़ रहा है, दुर्भावना बढ़ रही है, तो हम उसको प्रोग्रेस नहीं मानते। अर्थात अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ यदि अर्थव्यवस्था में आपसी सौहार्द, आपस में शांति और आपसी अर्थव्यवस्था में नैतिकता का विकास हो रहा हो, क्राइम का ग्राफ ना बढ़ रहा हो, जुर्म ना बढ़ रहे हों, अपराध कम हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये है अर्थव्यवस्था के 3 शब्द, डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रोग्रेस। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि जब हम विकास की बात कर लेते हैं, जब हम प्रोग्रेस और ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो हमारे सामने आता है कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व तो कौन कौन से हैं। तो आर्थिक विकास को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले हम आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं, एक को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं और दूसरे को हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, पहले ये समझ लीजिए। प्राकृतिक संसाधन जो है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैंने कल ही उपलब्ध बात को कहा था कि एडम स्मिथ ने इसी बात को फोकस किया था कि हमें प्रकृति ने हर चीज निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराया है। ये प्रकृति कौन है? इनविजिबल हैंड,
इनविजिबल हैंड जो एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशंस में बात किया था, तो ये प्राकृतिक संसाधन वही उसी की बात की जा रही है। इनविजिबल हैंड ने जो हमें एज ए फ्री गिफ्ट अवेलेबल कराया है वही प्राकृतिक संसाधन है, तो ये आर्थिक क्रिया है। श्रम शक्ति, हम जो भी कार्य करते हैं और उसके बदले में अगर हमें कोई पारितोषिक मिल रहा है, इफ वी आर गेटिंग सम रिवार्ड बाई एम्प्लॉइंग आवर लेबर, आवर फिजिकल वर्क, देन इट इज श्रम शक्ति। यह भी आर्थिक क्रिया है। पूंजी निर्माण, हम अपने संसाधनों को विकास करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन इसको कहते हैं। तो अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया है, लेकिन अगर हमने धन को संचित करके एक तिजोरी में रख दिया तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी, वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। किसी भी धन को हम नेशनल इनकम जब आपको पढ़ाएंगे तो नेशनल इनकम में हम आपको बताएंगे कि सेविंग तब तक नहीं है जब तक उसके बदले में हमें कोई इंटरेस्ट ना मिले, अर्थात सेविंग को हम सेविंग तभी मानते हैं जब वो बैंक में इन्वेस्ट किया गया हो। अगला है तकनीकी तथा नवाचार, जब हम कोई नई नई टेक्नोलॉजी खोजते हैं और उस टेक्नोलॉजी से कोई नया नया उत्पादन होता है तो उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। टेक्नोलॉजी का जब हम उपयोग करते हैं, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपने बनाई जो टेक्नोलॉजी का हम उपयोग नहीं कर सकते या उससे हम कोई रिसोर्स जनरेशन नहीं कर सकते, तो उस तकनीक को हम आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित नहीं करेंगे। पूंजी उत्पादन अनुपात, इसका मतलब ये होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो, अर्थात एक इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम कितनी इकाई पूंजी लगाते हैं, इसी को हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा, यह इसकी डेफिनेशन है। अगर हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करें, जिसको हम कहते हैं ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा। किसी भी देश में अगर ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां की उत्पादन लागत बढ़ रही है, और उत्पादन लागत बढ़ने का मतलब होता है कि हमारी जो क्षमता है, उत्पादन की जो क्षमता है वो घट रही है। संगठन, आज पहले उत्पादन के सिर्फ 4 साधन होते थे, भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। आज हम संगठन की भी बात करने लगे हैं, अर्थात कोई भी कार्य करने से पहले हमें एक संगठन बनाना पड़ता है, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो ये हमारे 6 आर्थिक क्रियाएं हैं। अनार्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी है? सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। यहाँ पर सामाजिक घटक का मतलब जो सोशल, हम जिस समाज में रहते हैं, जो सामाजिक क्रियाकलाप करते हैं वो अनार्थिक क्रिया है, उसको हम आर्थिक क्रिया नहीं करते, क्योंकि कोई भी सामाजिक योगदान जब हम देते हैं तो उसके बदले हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। धार्मिक कार्य करते हैं तो उसके बदले हमें कोई प्रतिफल प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको अनार्थिक क्रिया मानते हैं। राजनीतिक, अब आजकल की राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आजकल की राजनीति तो सबसे ज्यादा पैसा देती है। हम राजनीति की बात कर रहे थे जब राजनीति सेवा होती थी। हम 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में तो राजनीति बिल्कुल आर्थिक क्रिया हो गई है, और आर्थिक क्रिया नहीं, ये सुपर आर्थिक क्रिया है। तो हम आज की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। जब राजनीति सेवा होती थी तो राजनीति आर्थिक क्रिया थी। अंतर्राष्ट्रीय घटक, एक दूसरे से रिलेशन, आजकल का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो अब आर्थिक क्रियाओं पर ही निर्भर करता है, जबकि पहले की जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो आर्थिक क्रियाओं पर नहीं बल्कि अनार्थिक क्रियाओं पर निर्भर रहते थे। हमारे आजकल के व्यक्तिगत संबंध, एक दूसरे से जो संबंध होते हैं वो भी अब आर्थिक हो गए हैं, जबकि पहले प्रेम, सौहार्द और मनुष्यता ही हमारी आपसी भाईचारे का आधार हुआ करता था, तो ये अनार्थिक क्रिया था। लेकिन आजकल व्यक्तिगत जीवन में भी अब आर्थिक क्रियाएं ही हो गई हैं, तो उसको भी मान लीजिएगा आर्थिक क्रिया। वैज्ञानिक घटक,
अब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है, हमने वैज्ञानिक घटक को अनार्थिक क्रिया माना है, जबकि तकनीकी तथा नवाचार को हमने, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को हमने आर्थिक क्रिया माना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमें अंतरिक्ष में जाना है या मंगल ग्रह पर जाना है। मंगल मिशन तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा, बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी। तो मंगल मिशन में आप चलिए उसी की कहानी में सुना देता हूं आपको। मंगल मिशन में जो आप वैज्ञानिक जिन थ्योरीज पर काम कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी होगी, कितने वेग से हमें इस रॉकेट को भेजना है, कितने एंगल पर भेजना है, ये सब जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये वैज्ञानिक पहलू है। जबकि जो उसका रॉकेट है, जो उसका इंजन है, जो उसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी या इनोवेशन है। तो जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो तो आर्थिक क्रिया है, लेकिन जो उसमें थियरीज इन्वॉल्व हैं, हाउ मच एंगल, किस एंगल पर जाना है, कितने ऊपर तक जाना है, कितने वेग से जाना है, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, अंदर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कितने पर वो काम करेगा, ये सारी चीजें जो साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं वो अनार्थिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर में हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करी, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करी, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल फॉर्मेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड ऑर्गेनाइजेशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एलिमेंट्स, रिलीजियस एलिमेंट्स, पॉलिटिकल एलिमेंट्स, इंटरनेशनल एलिमेंट्स एंड साइंटिफिक एलिमेंट्स, ये आपके फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब चलिए हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के 4 समूह होते हैं। 4 समूह क्या क्या होते हैं? डेवलपमेंट, हम पहले ही बात कर चुके कि डेवलपमेंट हम कहते किसको है। नेशनल इनकम, अगले चैप्टर में हम इसको आपको बताएंगे कि नेशनल इनकम क्या है। अभी आपको मैंने बताया था कि एक राष्ट्र के बीच समस्त उत्पादन के समस्त साधनों द्वारा एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। फिर से सुन लीजिए जानकारी के लिए, एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इन दोनों को मिला करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। कई बार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन दोनों को मिला करके। प्लानिंग, जो आजकल हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन, नियोजन के चैप्टर में आपको हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे, जो आजकल नीति आयोग हो गया है। और इसके अलावा लास्ट में होता है बजट। ये इसके 5-4 समूह होते हैं जिनके आधार पर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए हम लोग अब अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण पर चलते हैं और बात करते हैं कि विकसित, अल्पविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय हमारा होता है कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समस्त भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए, अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए विकास के सारे लक्षणों पर या पैमानों पर अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कर चुका होता है, तो उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों और भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग हो पा रहा है,
वहां पर आधारभूत संरचना का विकास हो चुका है, वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया वहां पर अपने चरम पर पहुंच चुकी है, कृषि क्षेत्र का योगदान अब न्यूनतम है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सामान्यतया हम जितनी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको हम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इन सबको हम क्या रखते हैं, जापान, इन सबको हम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की परिभाषा की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दी जाती है। अगर वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका या ब्रिटेन के प्रति व्यक्ति आय के बराबर है तो हम उस देश को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर यह परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ गल्फ कंट्रीज की तरफ निगाह डालें तो उनकी प्रति व्यक्ति आय तो इन देशों के बराबर है और कई बार तो इनसे ज्यादा भी है, लेकिन वो अर्थव्यवस्थाएं विकासशील तो छोड़िए पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमने अभी शुरुआत में बताया, ना तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन हो पा रहा है, न मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग हो पा रहा है, और ना ही उन संसाधनों का उपयोग करते हुए औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सका है। तो इसलिए विकसित अर्थव्यवस्था की परिभाषा के लिए जरूरी है कि जितने उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का समुचित उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए वो विकास के गति को प्राप्त कर चुका है और वहां पर औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, कृषि क्षेत्र का योगदान कम है, लोगों का रहन सहन का स्तर ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय वहां की ज्यादा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कई बार हम इन अर्थव्यवस्थाओं को फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसका मतलब है कि हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी और थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी की भी बात करते हैं। तो हमने आपको यहां पर दो बातें कही कि एक तो जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले जितने भी देश हैं इनको हम सामान्यतया विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पूंजीवाद और समाजवाद में भी क्लासिफिकेशन होता है। तो हम पूंजीवाद और समाजवाद फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड पर बाद में आते हैं, हम पहले विकसित और अविकसित की बात कर लें। तो पहला हुआ ये विकसित। दूसरा, अब हम बात करते हैं विकासशील की। विकासशील अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? डेवलपिंग। सामान्यतः हम लोग एक कंफ्यूजन कर देते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को सेकंड नंबर पर रख देते हैं, डेवलपिंग को हम थर्ड पर रखते हैं, जबकि उसका उल्टा है। डेवलप्ड, डेवलपिंग, फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसके बाद लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो यहां पर हम जब कर रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमी की, विकसित अर्थव्यवस्था की, तो अब सेकंड नंबर पर आएगा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वो होती हैं जिन्होंने जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, हो चुकी है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कृषि क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे कम हो रहा है। इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र की प्रमुखता नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र का अब योगदान, कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों का रहन सहन का स्तर, जीवन स्तर अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, ये सब अगर बढ़ रहे हैं, लोगों तक आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो हम ऐसे अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। चीन, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं इसी श्रेणी की अर्थव्यवस्थाएं हैं। जितने भी
सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्थाएं थी। सोशलिस्ट इकोनॉमी अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली जितने भी देश थे, जैसे रूस और चाइना। यदि अब रूस को तो हम डेवलप्ड इकोनॉमी में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश था उसको हम डेवलपिंग इकोनॉमी में। यद्यपि चाइना आजकल अपने आप को हमेशा, चाइना की प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है, चाइना अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी के बराबर मानता है, लेकिन अभी भी चाइना को लोग डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस देने को तैयार नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमी अभी भी चाइना को डेवलप्ड, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो अभी उस क्लब में इसको शामिल नहीं करते, इसलिए डेवलपिंग इकोनॉमी के क्लब में ही अभी इसको भी रखा जाता है। तो इसको सामान्यतया हम सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी, द्वितीय विश्व के देश, सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी को कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, अल्प विकसित और अविकसित अर्थव्यवस्था में अंतर है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि जहां पर संसाधनों का समुचित विदोहन अभी नहीं हो पाया है, यहां पर अभी भी कृषि क्षेत्र की प्रधानता है, यहां पर अभी भी कृषि क्षेत्र की प्रधानता है। और यहां इस श्रेणी के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतया विश्व की संस्थाओं के अनुदान पर निर्भर करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के अनुदान पर, IMF के लोन पर, UNDP के लोन कार्यक्रमों पर वहां स्वास्थ्य सुविधाएं निर्भर कर रही हैं। तो यदि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं तो उनको हम अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में रखते हैं। सामान्यतया पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था को हम इसी श्रेणी की अर्थव्यवस्था मानते हैं, जबकि भारत हमेशा, इंडिया हमेशा डेवलपिंग इकोनॉमी में माना जाता है, जबकि पाकिस्तान या बांग्लादेश इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में रखी जाती हैं। इनको हम सामान्यतया थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, इनको हम क्या कहते हैं? गल्फ कंट्रीज को सामान्यतया हम थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसके बाद एक चौथी कैटेगरी आती है, लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था, इनको सामान्यतः हम फोर्थ वर्ल्ड इकोनॉमी कहते हैं, चौथे विश्व के देश। इनको हम क्या कहते हैं? फोर्थ वर्ल्ड इकोनॉमी, चौथे विश्व के देश। अर्थात इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को हम कई बार रेड डंकी भी कहते हैं। ना तो यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, न भविष्य में पाए जाने की कोई संभावना है। यदि थोड़ी बहुत मात्रा में उपलब्ध है तो यहां पर कुछ कारणोंवश उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जैसे युगांडा, कांगो, सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, इन सब इस तरह के जो देश हैं, ना तो वहां पर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, और जो थोड़ी बहुत मात्रा में उपलब्ध भी हैं वो वहां की परिस्थितियों के कारण ना तो उनका समुचित विदोहन संभव हो पा रहा है और ना ही वो उनका समुचित उपयोग करने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम फोर्थ वर्ल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। कई बार हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी या हम इसको एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी कहते हैं।
जबकि लेस डेवलप्ड इकोनॉमी को हम रेड डंकी इकोनॉमी या हम इसको फोर्थ वर्ल्ड इकोनॉमी या ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी भी कहते हैं इसको कभी कभी, ओवर पॉपुलेटेड। अब आप कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, तो भारत को ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी कह करके लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में ना रख दीजिएगा, क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड ये मानव संसाधन है। हमने पहले ही बताया है डेफिनेशन देते समय कि यदि भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का समुचित विदोहन संभव हो पा रहा है, यहां पर इस ह्यूमन रिसोर्स का समुचित विदोहन नहीं हो पा रहा है, जबकि इंडिया में ऐसा मैक्सिमम हो पा रहा है, मैक्सिमम विदोहन उसका संभव हो पा रहा है। तो इसलिए हम इसको ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये इकोनॉमी हुई उसको हमने 4 भागों में बांटा, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और लेस डेवलप्ड इकोनॉमी। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। फिर इसके बाद आते हैं कि एक बार फिर कि अर्थव्यवस्था का और किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं पूंजीवाद और समाजवाद की। तो हम अब बात करने चल रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या डेफिनेशन है, जरा आइए इस पर हम लोग नजर डालते हैं। एक चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इस चार्ट पर नजर डालिए। इकोनॉमिक सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर का कितना योगदान है, पब्लिक सेक्टर का कितना योगदान है और इनका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जितने होते हैं, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद किसको कहते हैं, पूंजीवाद में लेसेस फेयर की पॉलिसी होती है, लेसेस फेयर, हस्तक्षेप की नीति होती है। हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि हस्तक्षेप होती क्या है, और अमेरिका में न्यू डील प्रोग्राम के पहले जो लेसेस फेयर की पॉलिसी थी उसको कैसे चेंज किया गया था, ये मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आपने को रेफरेंस लेना है तो आपके कल के लेक्चर को फिर से सुन सकते हैं। तो पूंजीवाद लेसेस फेयर की पॉलिसी होती है, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होता है वो 95% होता है, पब्लिक सेक्टर का जो रोल होता है वो 5% होता है, और जो पर्पस होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। सोशलिज्म अर्थात समाजवाद में इसका जस्ट अपोजिट होता है, 5% रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का रोल होता है 95%, और इसका उद्देश्य होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। जब कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं तो सरकार लेसेस फेयर की पॉलिसी जब चलती है तो कहती है कि सरकार की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना कार्य है सरकार का और उत्पादन का कार्य है प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यू डील प्रोग्राम में रूजवेल्ट ने इसको डिफाइन किया था और कहा था कि नहीं, सरकार की भूमिका इससे आगे भी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे कैपिटलिज्म जो है अब वो इस समय 21वीं शताब्दी में धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। समाजवाद, और एक शब्द आपने और सुना होगा, साम्यवाद, कम्युनिज्म, जो इस समय चीन में है वो साम्यवाद है, समाजवाद तो अब ही नहीं है। तो समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है, इन दोनों का डेफिनेशन एक लाइन का है, जरा सा आप सुन लें। समाजवाद का मतलब होता है ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी, ये समाजवाद है। प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा और उसकी क्षमता के अनुसार
प्रतिफल मिलेगा। यह है समाजवाद। साम्यवाद क्या है? ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। क्षमता के अनुसार प्रतिफल नहीं, आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल। तो यहां पर आप कह सकते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, लेकिन वास्तव में यहां पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो बहुत अच्छा काम करता है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यही था, लेकिन साम्यवाद में एक मुश्किल यह हो जाती है कि जब शासन निरंकुश हो जाता है तो वहीं पर इसकी विकृतियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए साम्यवाद में ये साम्यवाद को कभी भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता है, कम्युनिज्म को। अब आप कहेंगे कि फिर चाइना में क्या किया जा रहा है? एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है तो वहां चाइना में क्या किया जा रहा है? चाइना ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि वहां का शासन किस तरह से निरंकुश है और लोकतंत्र वहां पर कितना सुदृढ़ है। यह चाइना के एग्जाम्पल से आप खुद ही समझ सकते हैं, उसमें आपके प्रश्न में ही हमारा उत्तर निहित है। तो समाजवाद और साम्यवाद में ये अंतर है। इसके अलावा आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में 55% योगदान प्राइवेट सेक्टर का है। पहले ये उल्टा था, 45% प्राइवेट सेक्टर का योगदान था और 55% पब्लिक सेक्टर का योगदान था, क्योंकि यहां पर सरकार की भूमिका थोड़ी ज्यादा होती है और सरकार मैक्सिमम ग्रोथ विद मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पर चलती है, अर्थात अधिकतम सामाजिक कल्याण के साथ अधिकतम समृद्धि। भारत इसका, जैसे इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस मिक्स्ड इकोनॉमी। हम जब प्लानिंग पढ़ाना शुरू करेंगे तो प्लानिंग में आपको बताएंगे कि व्हाई इंडिया एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। उसने समाजवाद को क्यों नहीं अपनाया, पूंजीवाद को क्यों नहीं अपनाया, या अमेरिका ने पूंजीवाद को ही क्यों अपनाया, समाजवाद को क्यों नहीं अपनाया। रूस में साम्यवाद क्यों आया, वो उसने पूंजीवाद को क्यों नहीं अपनाया, या पूंजीवादी प्रणाली में वहां पर क्या दिक्कतें थी। ये आपको हम नियोजन वाले चैप्टर में बहुत विस्तृत में बताएंगे। खैर, आज की डेट में समझ लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है 55% रिसोर्सेज आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड 45 रिसोर्सेज आर इन द पब्लिक सेक्टर एंड द पर्पस इज मैक्सिमम ग्रोथ विद मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो इस आधार पर हम समाजवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एक शब्द और आता है आपके सामने, थोड़ा सा चर्चित शब्द है, शायद आपको कभी आजकल चर्चा में खूब था, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म, अब इसको कोशिश अगर आप हिंदी अनुवाद करने की करेंगे तो थोड़ी मुश्किल शब्द होता है। इसको सहचर पूंजीवाद या सहृदय पूंजीवाद, कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। लेकिन मेरी आपको एक बढ़िया सलाह है कि इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म को क्रोनिक कैपिटलिज्म ही समझिए। ज्यादा इसको हिंदी में डिफाइन करने के चक्कर में पड़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। है क्या? क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब यह होता है कि जब कोई भी निर्णय किसी भी प्राइवेट कंपनी के को ध्यान में रख करके निर्णय किया जाने लगे, कोई भी निर्णय किसी व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति विशेष को या किसी एक विशेष फर्म को या किसी एक विशेष उद्योग को ध्यान में रख करके कुछ इस तरह की नीतियां बनाई जाने लगे कि उसी को लाभ पहुंचे। क्योंकि देखिए, जब समाजवाद होता है तो समाजवाद में तो रूल और रेगुलेशन जो भी बनेगा वो सबके लिए इंप्लीमेंट होगा, सबके लिए समान होगा।
लेकिन अगर कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचे, किसी एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचे, किसी एक उद्योग को फायदा पहुंचे, तो इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। सहृदय, आपका हृदय सरकारी कर्मचारियों का किसी एक व्यक्ति के प्रति बड़ा उदार हो जाए, सरकार का हृदय किसी एक व्यक्ति के प्रति बड़ा उदार हो जाए, तो उसको सहृदय पूंजीवाद ही तो कहेंगे। अर्थात कि सरकार, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, आपके सामने शायद इस बीच थोड़ा सा नेट खंगाल लीजिएगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नाम लेकर के उदाहरण देना थोड़ा सा उपयुक्त नहीं माना जाता है, इसलिए मैं नाम लेकर के आपको उदाहरण नहीं दे सकता। अन्यथा कई कंपनियां ऐसी हैं जो सरकार के इस सहृदय पूंजीवाद अर्थात क्रोनी कैपिटलिज्म का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं। तो इसके अलावा अब हम बात कर लें एक दो छोटी छोटी चीजों की, और इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। तो हम कुछ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन निर्भरता के आधार पर भी कर सकते हैं। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, जैसे एक होगा आश्रित अर्थव्यवस्था और दूसरी होगी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? अगर कोई भी अर्थव्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर या किसी विशेष संस्था पर, किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी विशेष संस्था पर आश्रित हो, जैसे हमने आपको अभी पीछे एग्जांपल लिया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड बैंक या अन्य देशों की सहायता पर निर्भर करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थात अगर कोई भी अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, तो उसको हम आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वो है जब हम अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन प्रणाली को इस तरह से सुदृढ़ बनाते हैं कि हमें आयात कम करने की जरूरत पड़ती है। अर्थात आयात प्रतिस्थापन इसका मूलभूत मंत्र है। आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भर। आजकल आप लोगों ने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आत्मनिर्भर भारत यहीं से आता है। अर्थात हम अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने संसाधनों से खुद करें, खुद उत्पादन करें और खुद ही उपभोग करें। इसके अलावा अगला होता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। निर्भर अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हमारी मजबूरी हो जाए। जैसे आजकल विश्व में आप ध्यान दीजिए बहुत चर्चा हो रही है, चीन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। बहुत सारे हमारे सेक्टर चीन के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। जैसे बनारस का सिल्क ले लीजिए, बनारस का सिल्क बनता तो बनारस में है, नाम से मशहूर है बनारस में, बनारसी साड़ी, लेकिन सिल्क आता है चाइना से। हमारा फार्मास्यूटिकल बहुत ही फेमस है कि हम फार्मास्यूटिकल में बड़े आत्मनिर्भर हैं, लेकिन रॉ मटेरियल आता है चाइना से। हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, खिलौने, प्लास्टिक के सामान, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, यहां तक कि दीपावली और होली के समय प्रयोग किए जाने वाले जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, होली के समय प्रयोग किया जाने वाला गुलाल और रंग है, इसके लिए भी हम चाइना पर कभी कभी निर्भर हो जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि ये आश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, लेकिन कई बार चाइना हमारे ऊपर भी कई चीजों पर आश्रित है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हम सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी करते हैं उसको, मसाले हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको, कॉटन हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो
ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ये ट्रांजैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आपने सुना होगा खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन, जब हम इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जब हम हटा देते हैं, तो जैसे कोटा ना लगाएं, इंपोर्ट पर हम कोई कोटा ना फिक्स करें, टैरिफ हम कम से कम लगाएं, कस्टम ड्यूटी हम बहुत कम रखें, तो यह क्या कहलाएगा? ओपन इकोनॉमी। 1991 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बंद अर्थव्यवस्था अर्थात जब हम इंपोर्ट तो बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। 1990 के पहले की अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का रहा इंडियन इकोनॉमी का दूसरा चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर भी पसंद आया होगा और जो भी प्रश्न इस पर बनते हैं उसको आप हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको प्रश्न सॉल्व करके बताने वाले हैं, उसको देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर अपने प्रश्न छोड़ दीजिए, प्रश्न हम तक पहुंचेगा, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।